Hello students, so today we will gonna discuss about institutional representation of democracy. Basically, this topic is taken from class 7 textbook. So without wasting any more time, let's go. Let's move to our first topic, universal adult franchise. बेसिकली ये जो वर्ड है वो आपको बहुत क्या कर रहा होगा, फेमिलियर दिख रहा होगा। ये वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे थे तो एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी में या बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बनाया जा रहा है इसको, कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया मैं आप 18 साल के ऊपर हो जाए तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यही कहता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हिस्ट्री है, हाँ हम लोग सिविक्स में हिस्ट्री पढ़ेंगे, चलिए। तो इसकी हिस्ट्री है कि जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये पहले जो वोटिंग एज दी जाती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दी जाती थी। आपको जान के बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग फील कर रहे होंगे कि ये वोटिंग रिलीजन के बेसिस पे दी जाती थी कि हाँ हिंदुइज्म को दी जाएगी, मुस्लिम को कम दी जाएगी, जैनिज्म बुद्धिज्म को दी नहीं जाएगी या हिंदुइज्म को नहीं दी जाएगी। अब जो भी उस समय जमाने में जो भी होता हो वो मुझे नहीं पता, बेसिकली आपके बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसा लिखा है कि ये इट वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो पर्टिकुलरली फिर उसको इस नोशन को कि ये रिलीजन पे हटाया जाए, फिर आगे जाके जब कंट्री इंडिपेंडेंट होने लगी तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिकली आइडियाज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बहुत अच्छी तरीके से नोट करा कि नहीं, हम लोग जात पात रिलीजन रेस कास्ट जेंडर के बेसिस पे हम लोग वोटिंग नहीं देंगे, हम लोग सबको वोट देंगे, वेदर इट इज पुअर, वेदर इट इज रिच, वेदर इट इज दलित और वेदर इट इज किंग, ठीक है। सबका वोट हम सबको वोट देंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अब इंडिया की बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? बिकॉज वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स through elections. Yes, basically because we have the supreme power, people is the supreme power and government derive their power फ्रॉम पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी जाती है, जो भी 18 साल के ऊपर हो जाए वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बेसिकली ये एडवांटेजेस अब मैं बताऊंगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के, ठीक है। तो पहला, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। पहला जो इसका एडवांटेज है वो बताता है, ये जो बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी के। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेसिकली नथिंग, हम लोग हर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ये चांस देंगे कि आप आइए और वोट कीजिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब वोटिंग इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो वोटिंग सबको करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम वोटिंग करने के दे रहे हैं, दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम पूरा डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, नहीं। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज ऑल अबाउट वी आर गिविंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल राइट टू वोट, ओके। सो नंबर 3 क्या है? नंबर 2 इसका फीचर है, इट एस्टैब्लिश्ड थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। अब थ्रू डेमोक्रेटिक तो बन ही जाएगा बेसिकली, जब हम अपने सिटीजन को इक्वल इक्वल वोट देंगे तो कंट्री क्या कहलाएगी? ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और लास्ट क्या कहता है? अकाउंटेबल, ठीक है। अब जब हमने मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स बहुत सारे हमने वोट दे दिए, सबको बराबरी से वोट दे दिया, ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है कि वो आंसरेबल हो हम लोग के लिए, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है आंसर दे, हम जो पूछे उसका जवाब दे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग वी विल स्टडी अबाउट इलेक्शन। अब सोचिए इलेक्शन किस चिड़िया का नाम है? इस चिड़िया का नाम है, देखिए चैप्टर क्या कहता है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली इन द फर्स्ट चैप्टर उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है, लेकिन पीपल डायरेक्टली कंट्री रन नहीं कर सकते, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने इलेक्ट करते हैं और वो जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर गवर्नमेंट से देश जो हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग पहले चैप्टर में। तो इलेक्शन इज अ वे, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस थ्रू representatives of the people elected, ठीक है। बेसिकली इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इलेक्शन, इट इज ओनली द प्रोसेस व्हाई द सिटीजन ऑफ अ कंट्री elect their representatives।
हम इलेक्शन के द्वारा अपने चाहे मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो इलेक्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटी पा लेती है, और मेजोरिटी के बाद फिर वो गवर्नमेंट कंट्री को रन करती है। समझ गए इलेक्शन का मतलब? सिंपल है, एकदम एज सिंपल एज दैट। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन थ्रू वैरायटी ऑफ इश्यूज। ठीक है, आप जानते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। जैसे 2019 में जब बीजेपी का बेसिकली 2019 में इलेक्शन हुआ तो बेसिकली द इशू वाज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली महंगाई, गरीबी। ठीक है, ये सब सारे इशू होते हैं। ये इलेक्शन जो होता है वो सारे इशू पे फोकस करता है, ये पहला इंपॉर्टेंस है। बहुत अच्छी बात है इलेक्शन होता है कि देश की जो की समस्या है वो आगे चल के समाधान भी बन सकती है। ठीक है, इट इज अ मीडियम ऑफ पीसफुल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इट इज अ मीडियम ऑफ पीसफुल चेंज। अब जब इलेक्शन होते हैं तो चेंज होने लगता है क्या गवर्नमेंट। जैसे पुरानी गवर्नमेंट आई, उसने ये काम करा, इलेक्शन में फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, तो एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पे गरीबों को और सस्ता खाना मिल रहा था, तो दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने और सस्ता खाना दे दिया। तो देयर इज अ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट बिटवीन दिस गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पीसफुल इन्वायरमेंट चेंज करती है इलेक्शन। बेसिकली इट ऑल्सो जजेस द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए इलेक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी चेक करती है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए बीजेपी ने इतनी अच्छी मतलब बहुत ज्यादा मदद करी, देश को बहुत अच्छा संभाला बीजेपी ने। कांग्रेस ने वही संभाला बहुत अच्छे तरीके से देश को, लेकिन उनको ज्यादा वोट्स नहीं मिल पाए। तो बेसिकली जो इलेक्शन होता है वो परफॉर्मेंस सेट करता है। बेसिकली इलेक्शन जो एग्जाम होता है बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, नाउ विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो पहला जो इलेक्शन आता है वो हमारा आता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, अब जनरल इलेक्शन क्या होता है? बेसिकली दे आर हेल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ रेगुलर टर्म। बेसिकली ये रेगुलर टर्म होता है, जैसे 5 साल बाद इलेक्शन होना है, 5 साल बाद ही होगा। तो जनरल टर्म यही होता है, जैसे 5 इयर्स अगर डेजिग्नेटेड है उस इलेक्शन के लिए तो 5 साल बाद होगा। जैसे लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? एवरी 5 इयर्स। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या कहते हैं विधानसभा का इलेक्शन कब होता है? एवरी 4 नहीं, विधानसभा का भी इलेक्शन एवरी 5 ईयर होता है, सॉरी। तो अलग अलग इलेक्शन के अलग अलग टाइम पीरियड है, उसी को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, जहां पे टाइम पीरियड फिक्स्ड हो। ठीक है, और मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ इलेक्शन इज मिड टर्म। आप लोगों ने मिड टर्म एग्जाम सुने होंगे, बेसिकली यहाँ पे लिखा। तो मिड टर्म इलेक्शन ये होता है जब कोई गवर्नमेंट रन कर रही होती है आसान से, ठीक है, लेकिन अगर उस गवर्नमेंट का बेसिकली जब मिड टर्म इलेक्शन जब होते हैं तब बेसिकली डिसॉल्यूशन हो जाए लोकसभा का और राज्यसभा का। बेसिकली लोकसभा अगर 5 साल है तो 5 साल पहले अगर टूट गई तो ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे 20 टर्म में। जो 20 टर्म में इलेक्शन होते हैं वो मिड टर्म होते हैं। जैसे जनरल क्या है इलेक्शन कि हर 5 साल बाद होंगे। मिड टर्म क्या है कि 5 साल पहले ही अगर कुछ डिसोल्यूशन कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए मिड टर्म इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, अब आखिरी जो टाइप ऑफ इलेक्शन है वो है बाय इलेक्शन। बाय क्या? बाय कि नहीं, बाय इलेक्शन वो इलेक्शन होता है कि जब मान लीजिए कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाइज इन दैट ऑफिस। ठीक है, वो मर जाता है, बेसिकली डेथ हो जाती है उसकी, तो ये बाय इलेक्शन करा दी जाती है आगे फ्यूचर ऑफ द कंट्री देखने के लिए, कंट्री कैसे रन करे। ठीक है, तो नाउ वी विल सी अबाउट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन, अब आप सोचिए इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन का ध्यान कौन रखता है, कौन करवाता है इलेक्शन? ये कभी आपके दिमाग में है कि आपने सुना कि हाँ यहाँ इलेक्शन में, इधर इलेक्शन में? तो बेसिकली इलेक्शन कौन करवाता है और कैसे करवाता है? ठीक है, तो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये जो बॉडी है वो प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, ये बॉडी प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें जो बॉडी में होता है वो होता है, जो हेड होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी नाम से आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और वेरियस अदर कमिश्नर्स होते हैं इलेक्शन के, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी क्या होती है बताइए? कि वो देखे कि हर कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, कोई अगर मैल प्रैक्टिसेस या कोई ब्राइबरी और अदर क्राइम्स, करप्शन तो नहीं हो रहा है ये इलेक्शन में, वो ये देखता है। ठीक है, और
वेरियस अदर प्रोसीजर जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर देखता रहता है। बेसिकली वो देखता है कि जो कैंडिडेट्स है उनका जो नाम है वो लिस्ट में दिया गया है वही कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो इलेक्टोरल कैंपेन जो करते हैं सारी पार्टीज, वो देखता है कि कैसे हो रहे हैं, इट इज इन द वायलेशन, इट इज इन द मतलब इट इज इन द एम्बिट ऑफ द प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द कमिश्नर, वो ये सब चेक करता रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर इलेक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे what are the procedure of elections. So basically student, now we're going to study about election procedure. Election कैसे होता है। इलेक्शन इतना वर्ड छोटा है सुनने में, और अगर प्रैक्टिकल आप चाहें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मैन पावर चाहिए होगी इलेक्शन को करवाने के, ठीक है। तो पहला जो करवाते हैं वो है फिक्स इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आप देखते हैं अगर लोकसभा और राज्यसभा का, बेसिकली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का अगर इलेक्शन हो रहा है तो हर एक स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करा जाता है। जैसे वाराणसी हो गया, क्या कहते हैं लखनऊ हो गया, ठीक है, जैसे वडोदरा हो गया। बेसिकली अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांधीनगर ये सब दे जाए, अलग अलग स्मॉल यूनिट्स में बांट देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए यूपी की 75 सीटें हैं तो उस पर इलेक्शन होगा, सॉरी यूपी की मेरे ख्याल से मुझे इतना नंबर याद नहीं, बेसिकली 75 और 75 टू 80 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसके बीच में इलेक्शन होता है। राजस्थान की 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ऐसे करके, ठीक है, इलेक्शन होता रहता है। लेकिन जो अगर लोकसभा की बात होती है तो यूपी की सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है इलेक्शन प्रोसीजर का कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिक्स करें। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब क्या सवाब रोल है नहीं, इलेक्टोरल रोल्स बेसिकली द नेम लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड वोटर्स हु आर एलिजिबल टू वोट इन दिस इलेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं उनके नाम जो होते हैं वो रजिस्टर पे लिखे जाते हैं और पब्लिश करे जाते हैं, उसी को हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स। अब इलेक्शन डेट का भी अनाउंसमेंट होता है कि हाँ भैया 23 मई 2019 को इलेक्शन होना है, टाइम कितना बजे, ठीक है, हो जाता है, हर एक जगह वो डिफाइन करता है। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करती है, बेसिकली वेरियस यंग और ओल्ड, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिलेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद वो जो नॉमिनेटिंग पेपर्स जो होते हैं वो फाइल करती है, फिर इलेक्शन कमिश्नर उसको देखता है, पूछता है कि अगर आपको कोई चेंजेस करने तो अभी कर लीजिए, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ पेपर वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद स्क्रूटनी क्या कहते हैं, द रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज का पेपर, अब वो देखता है, स्क्रूटनाइज करता है, रिवीजन करता है, बेसिकली रीऑर्डरिंग करता है पेपर की कि हाँ इस नाम में दी गई है, आप इस पर चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम दे दिया है तो आप आगे पब्लिश करें, नहीं दिया है तो बाद में जो फाइनल पेपर होता है वो आगे जाके इलेक्शन कमिश्नर इशू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब जो ऑफिसर होता है वो जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है वो पब्लिश कराता है, बेसिकली जैसे बीजेपी में कौन कौन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये सब हो गया, गौतम गंभीर, ये सब जो कैंडिडेट है ये सब लिस्ट पार करवाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना मैनिफेस्टो बनाना होता है। बेसिकली मैनिफेस्टो इज नथिंग, बेसिकली हम बनाते हैं, हम लिखते हैं कि हम अगर पावर में आ गए तो हम क्या क्या काम करेंगे। जैसे बीजेपी ने कहा था कि वो आर्टिकल 370 हटाएगी, तो मैनिफेस्टो में उसने लिखा था और ट्रिपल तलाक, तो ये सब वो पावर में आने के बाद उसने वही काम करा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ड्यूटी होती है कि वो मैनिफेस्टो अपना लिखे। फिर क्या करता है, इलेक्शन कैंपेन होता है। अब जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो 2 हफ्ते देता है हर पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन करते हैं, बेसिकली 2 हफ्ते देता है करने के लिए, करते रहते हैं। लेकिन आफ्टर इलेक्शन के 48 घंटे पहले तक वो कैंपेन रुक जाना चाहिए, अगर उसके बाद हुआ तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द इलेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज पोलिंग। अब आ गया फाइनल डे, ठीक है। पोलिंग मतलब क्या, हम लोग जाते हैं वोट करते हैं। वोट कैसे करते हैं, बेसिकली वो बैलेट पेपर, पहले जमाने में क्या होता था, बैलेट पेपर नाम लिखते थे और उसको डब्बे में डाल देते थे, लेकिन उसके बाद उसको बहुत सारे विवाद उठे कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में ईवीएम भी आ गए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो ईवीएम आ गई, उसमें आपको बहुत अच्छा बटन दबाना पड़ेगा, ऊपर से स्लिप निकल आएगी कि हाँ मैंने इसे वोट दिया, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया, बटन दबाओ, जिस पार्टी को वोट करना है उस बटन दबाओ, जैसे कांग्रेस को वोट करना है उसका बटन दबाओ, बीजेपी को वोट करना है उसका बटन दबाओ, ठीक है, कैसे करके। तो हमारा जो लास्ट स्टेज आता है वो क्या है, अब क्या आएगा, पोलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आएंगे, एग्जाम दे दिया, अब क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ द वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो जब सारे इलेक्शन हो जाते हैं तो वोटिंग की हर जगह से काउंटिंग शुरू हो जाती है कि हाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतना,
इतने इतने वोट शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में डिक्लेयर हो जाता है विन। ओके, समझ लिया आपने इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। बेसिकली सो आफ्टर दैट वी गोना स्टडी अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन में जो लड़ती हैं पार्टियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। वी गोना स्टडी अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी? सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग सेम आइडियोलॉजी और बिलीफ। देखिए पॉलिटिकल पार्टी वो होती है कि जिसके जो कि मेंबर में सेम आइडियोलॉजी हो या सेम सोच के इंसान हो, वो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूट करती है बाई डेफिनेशन। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो हर तरीके से वेरीज हो सकती है, हर तरीके से डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सोशल इशू को लेती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो बेसिकली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को लेती है। तो वैसे ही डिफरेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग इशू, ठीक है। तो बेसिकली कुछ कहते हैं कि हम फार्मर्स का लोन माफ करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक हटाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम महंगाई हटाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। सो नाउ वी गोना स्टडी अबाउट इंपॉर्टेंस, क्या है महत्व, क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का हमारे देश में, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन जो हमने इलेक्शन प्रोसीजर में कहा था वो कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। वो अपना क्या करता है, अपना दबदबा जो होता है, अपनी जो फैन फॉलोइंग होती है वो बढ़ाती है पार्टी इलेक्शन कैंपेन करके, ताकि लोग खुश हों और उनको जाके वोट करें। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दे क्रिएट अ पॉलिटिकल एंड द पीपल, ठीक है। अब एजुकेट करते हैं ये लोग पीपल को, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये पार्टी कह रही है कि हम आए, अगर हम दोबारा आएंगे तो ये करेंगे, और जो ये वाली पार्टी कह रही है जो कभी पावर में आई नहीं, वो कह रही है कि अगर आप हमको वोट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो बेसिकली एजुकेट कर रही है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कंट्री का निभा रही है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? यूनिट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है। बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हर एक क्षेत्र के मामले उठाती है, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज इकोनॉमिक, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब हर तरीके की, हर कितनी भी प्रकार की पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन चाइना में क्या है, ओनली वन पार्टी की, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चलेगी। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी की, एक पार्टी या दो पार्टी तक सीमित नहीं है। देयर कैन बी वेरियस अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री, ठीक है। बेसिकली जो प्रकार की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल और रीजनल। नेशनल क्या होती है, जो कंट्री को पूरा रिप्रेजेंट करती है, और रीजनल क्या होती है, जो पर्टिकुलर स्टेट या मोर देन 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। और दूसरा क्या है, बेसिकली नेशनल पार्टी का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप बीजेपी ले लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस लीजिए, ये सब आपकी नेशनल पार्टी। और क्या कहते हैं, अगर आपको रीजनल पार्टी लेनी है तो आप वो लीजिए, डीएमके हो गई, अकाली दल हो गई। तो बेसिकली ये जो कोलिजन करते हैं जो नेशनल पार्टी के साथ, ठीक है, उनको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं, जो पर्टिकुलरली एक स्टेट या दो और मोर स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। समझ गए आप लोग। पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? तो पहली पॉलिटिकल पार्टी जो है सबसे पुरानी वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इसका जो फॉर्मेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था ईयर 1885 में। बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके जो फाउंडर थे वो थे ए ओ ह्यूम, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बेसिकली कांग्रेस पार्टी बहुत ही ओल्डेस्ट पार्टी रही है और ज़्यादातर वही कंट्री को राज करी है, मतलब कंट्री में राज वही इसी पार्टी ने करा। बेसिकली जब से इलेक्शन हुए, बेसिकली इलेक्शन वॉज हैपेंड इन इंडिया एट फर्स्ट टाइम इन 1952 से लेके 1952, 1957, 62, 67, ठीक है। इन्होंने इतने साल, मतलब और भी साल इन्होंने राज करा। लेकिन 69 में क्या हुआ था, इनकी जो पार्टी थी वो पीछे टूट गई थी, मतलब सिंडिकेट और रियल कांग्रेस। बेसिकली कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए थे, आधी कांग्रेस उधर चली गई थी, आधी कांग्रेस सेपरेट हो गए थे 69 में। फिर बाद में 77 में ये हार गई थी, 1977 में, ठीक है। फिर ये अगेन पावर में आई थी 1984 में, फिर 1989 में हारी, 1990 में हारी, फिर ये जाके पावर में आई 2004 में, ठीक है। लेकिन 2014 में ये एक बार फिर आ गई, 2014 के बाद बीजेपी आ गई। समझ गए आप लोग कांग्रेस के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी, दैट्स वी कॉल इन बीजेपी। ठीक है, जो बीजेपी इतनी मतलब है तो पुरानी, मतलब जो ये बीजेपी है वो भारतीय जनसंघ, ये पार्टी थी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को फॉर्म करा था। ये उसके ट्रेसेस से निकलती है बीजेपी। बीजेपी का जो फॉर्मेशन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में, तो 1980 में ये फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जो इनके जो ये पहली बार ये पावर में आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ही वॉज लीडिंग द पार्टी इन 1980। Basically he became the prime minister of the country in 1980, and after a shorter period of time he was removed by the Congress and various other parties. ठीक है, उसके बाद on 26 May 2014 ये बार फिर पावर में आए, नरेंद्र मोदी was his PM and he is also running PM also. ठीक है, तो हम तीसरी पार्टी देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई के बारे में देखते हैं। बेसिकली ये जो पार्टी थी वो 1925 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, 1925 में फॉर्म हुई थी। ये जो सीपीआई चाइना में पार्टी थी, ये उससे ज़्यादा बिलीफ और जो आइडियाज वहाँ पे फॉलो होते हैं, उस पार्टी को ये जो बिलीफ आइडिया ये पार्टी में भी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज। द नेक्स्ट टॉपिक स्टडी अबाउट अपोजिशन पार्टी। अब इलेक्शन हो गए, ठीक है, उसके बाद एक रूलिंग पार्टी बन गई, बेसिकली जो मेजोरिटी पार्टी वो कंट्री रन करेगी, और जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। बेसिकली जो पार्टी जो मेजोरिटी में नहीं आ पाई कारणवश, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। लेकिन अपोजिशन पार्टी का भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रोल है, बहुत ही अच्छी, ये लोग पीपल के स्पोक्स पर्सन कहलाते हैं। ये लोग पीपल बेसिकली जो कॉमन पीपल की जो आवाज़ है ये लोग शेयर करते हैं ताकि वो रूलिंग पार्टी तक पहुँच सके और वो उस पर काम कर सके। तो पहला जो हमारा रोल है वो है इट क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली क्या करती है, ये क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को कि ऐसे आप काम कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास जो पावर होती है, बेसिकली अगर इनके पास पावर होती है, बेसिकली दे आर आल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो इलेक्शन कर सकते हैं। इनके पास पावर होती है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अब्यूज ये देखती रहती है बेसिकली कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पावर को अब्यूज तो नहीं कर रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से ये रन कर रही है, ये देखती है अपोजिशन पार्टी। ठीक है, और देखती है जो वेरियस इशू जो होते हैं कॉमन पब्लिक के, बेसिकली द फार्मर्स लोन और ये सब, तो ये सब जो होता है वो रूलिंग पार्टी तक कौन पहुंचाता है, अपोजिशन पार्टी पहुंचाती है, ताकि रूलिंग पार्टी उसके बेस पे प्रोग्राम्स और पॉलिसी ड्राफ्ट कर सके। ठीक है, और जो है द ऑपोजिशन सीक्स इंक्वायरी टू केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। अब मान लीजिए अगर रूलिंग पार्टी के बेसिस पे कोई करप्शन या ब्राइबरी करेगा तो कौन इंक्वायरी बैठाता है, बेसिकली उनके भी अगर है तो अपोजिशन पार्टी का ये रोल है कि जो इंक्वायरी और ब्राइबरी करप्शन और ब्राइबरी का होता है वो इंक्वायरी करती है, अपोजिशन पार्टी करती है। और वेरियस अदर पार्लियामेंट जो हमारी लोकसभा में कमिटीज हैं उन सबके जो हेड हैं बेसिकली ज़्यादातर वो अपोजिशन पार्टी के ही हेड है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा महत्व है अपोजिशन पार्टी का हमारे इंडिया में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। सर्च हमारा आखिरी टॉपिक है कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि जो पार्टी जो कि मेजोरिटी में आ जाए या बेसिकली जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहलाती है, और वो प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट करी जाती है कि आइए आप कंट्री रन करिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी के पास ना जा पाए तो क्या होगा। बेसिकली जो पार्टीज होती हैं वेरियस अदर पार्टीज वो कंबाइन कर लेती हैं, जैसे कि अगर बीजेपी को इतने वोट चाहिए और उनको सीट नहीं मिल पा रही तो वो इनके साथ कोलिशन कर लेंगी, तो ये फॉर्म कर लेंगे गवर्नमेंट। अगर कांग्रेस को इतने वोट सीट चाहिए तो उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। बेसिकली कोलिशन इज अबाउट गठबंधन, जोड़ लेंगे पार्टीज को और वो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली व्हेन टू और मोर गवर्नमेंट फॉर्म्स टुगेदर टू फॉर्म, और बेसिकली व्हेन टू और मोर गवर्नमेंट्स आपस में जुड़ती हैं और वो सीट चाहिए होती है बेसिकली फॉर द रनिंग ऑफ द कंट्री, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, सो फाइनली स्टूडेंट्स हमने एक और चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी भी खत्म कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कैसे होता है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने आज पढ़ा और जाना। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बेसिकली आएगी प्रॉब्लम, आपको डाउट्स तो आएंगे, तो बेसिकली ये क्लास 7 की सोशल स्टडीज को बुक पार्ट 3 बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में जाइए, इसका सेकंड चैप्टर है ये, उसको जाके पढ़िए। अगर इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगा उसको, हमेशा देता हूँ मैं। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का घंटा वाला जो आइकन होता है उसको दबा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।